मौजूद हैं और वो क्या कुछ कह रही है, सुनवाते हैं आपको। हम सब उनके आशीर्वाद से इस जबलपुर की धरा पर परमात्मा का दिए गए क्षण क्षण को अपने जीवन के स्वर्णिम अवसर मान करके अपना जीवन भी धन्य करते हुए हमारे अपने सभी सपने को परमात्मा साकार करे, इसी आशा और आकांक्षा के साथ बैठे हैं। तो मां नर्मदा हम सबको आशीर्वाद दे, हम उनका जयकारा करेंगे। नर्मदे हा। हम सब सौभाग्यशाली हैं परमात्मा की दया से। ये ऋषियों और मुनियों की धरती, सनातन संस्कृति जिसके हम सब वाहक हैं, और जावली ऋषि की धरती जबलपुर जिसकी एक विशेष अलग पहचान है। और ऐसा भी कहते कि ये हमारा अपना मध्य केंद्र भी है। इस केंद्र के इस मंच के ऊपर विराजमान हमारे अपने भारत सरकार के मंत्री, यशस्वी मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जोरदार तालियां बजाएं फग्गन सिंह जी के लिए, केंद्रीय मंत्री। अभी अभी जिनने मेरे पहले भाषण समाप्त किया, हमारे यहाँ के प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष, शुभंकर अध्यक्ष, और आपके अपने यहाँ के बहुत अच्छे कुशल संगठनकर्ता और खजुराहो के सांसद, जोरदार तालियां माननीय वीडी शर्मा जी के लिए भी। हमारे अपने जबलपुर के पूर्व सांसद और अपनी इस नई नवगठित सरकार के यशस्वी लोक निर्माण मंत्री। अब किसी को भी सड़कों के मार्ग से जाना हो, आना हो, काम कराना हो, बिना राकेश जी के उद्धार नहीं। जोरदार तालियां माननीय राकेश सिंह जी के लिए। हमारे बहुत वरिष्ठ मंत्री माननीय विजय शाह जी, जोरदार तालियां बजाओ विजय शाह जी के लिए। ये राज परिवार से आते हैं और लगातार 8 बार से अपनी हर बार लीड बढ़ाते जाते हैं। जो काम दो, जैसा काम दो, लगातार कांग्रेस के लोग परेशान है कि आदमी जीतता क्या है कि और कैसे जीतता है, और हर बार वोट बढ़ते जाते। जोरदार तालियां विजय शाह जी के लिए भी। हमारी सांसद सुमित्रा वाल्मीकि दीदी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। बहुत अच्छे, और अब तालियां बजते रहना चाहिए। हमारे पूर्व मंत्री और यशस्वी नेता, और जो काम दो उसको बहुत अलग अच्छे प्रकार से करने वाले हमारे सबके वरिष्ठ भी हैं। अजय विश्नोई जी के लिए जोरदार तालियां अजय भाई के लिए। जो काम दो वो अलग प्रकार से करने के हमेशा एक विशेष पहचान बनाने वाले मेरे विधानसभा के साथी। मैं भी 3 बार का विधायक, वो भी 3 बार के विधायक, मैं भी विविध प्रकार काम करता हूं, वो भी करते हैं। बस थोड़े से ही मेरे से छोटे हैं, लेकिन आपके बहुत अच्छे नेता हमारे अशोक रोहाणी जी के लिए जोरदार तालियां बजाए। अशोक जी के लिए। सुशील तिवारी जी, सुशील जी कहाँ हैं? जोरदार तालियां। इंदू भाई तिवारी ना, इनका नाम क्या है? इंदू तिवारी। तो मेरे को सुशील तिवारी क्यों लिख दिया है? सुशील तिवारी इंदू। हम तो इंदू तिवारी जानते हैं आपको भैया, ये डबल नाम है। लेकिन चलो जोरदार तालियां बजाओ तिवारी जी के लिए भी। और अभिलाष पांडे, किसी की कोई अभिलाषा हो न हो, हमारा अभिलाष की अभिलाषाएं सदैव परवान चढ़ती रहे। जोरदार तालियां अभिलाष पांडे जी के लिए। नीरज ठाकुर जी, जोरदार तालियां नीरज जी के लिए। बरगी के हमारे बहुत होशियार विधायक, बहुत अच्छा काम करने वाले। इसी प्रकार से संतोष बरगड़े जी के जोरदार तालियां। संतोष जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और हम सबको 8 में से लगातार दोनों जिलाध्यक्ष, पहले प्रभात साहू जी जोरदार तालियां बजाओ, और दूसरा सुभाष तिवारी जी। 8 में से 7 विधानसभा आपके दोनों के अपने अथक मेहनत से सभी कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार तालियां बजाओ। एक तरह से दिल खोल करके आपने नवगठित सरकार के लिए अपने पुष्पों से हमारे अपने इस वर्तमान के विकास के मार्ग को प्रशस्त किया है। रिंकू जी, जोरदार तालियां रिंकू जी के लिए बजाएं। नगर अध्यक्ष नगर पालिका कमलेश अग्रवाल जी, नेता प्रतिपक्ष, जोरदार ताली बजाते रहो, नाम बताता रहूंगा। श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, मदनी मरावी जी, आशीष दुबे जी, अखिलेश जैन जी, और जिनने नाम कम ज्यादा लिखे ये वो जाने। मैं अपनी ओर से सारे लिखे हुए नाम पढ़ करके आपके माध्यम से मेरे दायित्व का पूरा कर रहा हूं। जोरदार तालियां बजाओ समूचे मंच के लिए, और आप अपने लिए भी। भाइयों और बहनों, पत्रकार साथियों, सम्मानित नागरिक बंधुओं, आज का दिन जबलपुर के इतिहास में कुछ अलग हटके है। और वो अलग हटके इस नाते से भी है
कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजा करके हम उनका अभिनंदन करें, वंदन करें। एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी का, जिनके अपने नाम लेने मात्र से पूरे शरीर में रोमांच आ जाता है। हमारे को लगता कि हाँ, कोई दुनिया में ऐसा नेता है जिसने भारत को कितनी ऊंचाई तक पहुंचाया। जोरदार तालियां माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी। अद्भुत कल्पनाशील, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, और जब जिधर निकल जाए जनता के लिए, वो तो मैं कहते हैं उनके शब्दों में प्रथम सेवक हूं मैं, लेकिन हमारे नेता है जिन्हें प्रधानमंत्री पद को इतना गौरवान्वित किया कि दुनिया के 200 से ज्यादा देश अगर किसी को सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं, उनका नाम नरेंद्र मोदी है। यह हम सबके लिए सौभाग्य और गौरव की बात है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, माननीय मोदी जी हमारे अपने शपथ समारोह में आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि मोहन जी, आपको काम करना है, लेकिन काम करने के लिए अपना आधार इस रूप में रखना है कि हमारा समूचा मध्य प्रदेश ये देश का सबसे अच्छा राज्य है। माननीय शिवराज सिंह जी ने इसको आगे बढ़ाया है, आप उसको और आगे बढ़ाते रहिए। लगातार काम करते करते अपने काम की धुरी का केंद्र हर जिला, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले तक जाना चाहिए। और मुझे इस बात का संतोष है कि हमने कहा कि हाँ भाई साहब, आपने कहा है तो हम अपने लिए सुशासन के ऐसे उच्चतम मापदंड स्थापित करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के वो गौरवशाली शख्सियत, जिनके ऊपर हमको सम्मान के साथ अलग प्रकार का विचार आता है, ऐसे स्थान से हमारी कैबिनेट की शुरुआत करेंगे। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि रानी दुर्गावती जी वही एक नाम है जिनने लगातार अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का देश की सेवा के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए जोरदार तालियां बजाकर गए। रानी दुर्गावती का वो अप्रतिम शौर्य, पराक्रम, उनका अपना पुरुषार्थ और वो जिस प्रकार से जीवन जिया है, उनने जबलपुर को नहीं, गोंडवाना राज्य को नहीं, पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित किया। पूरे भारतवर्ष को कोई क्या है, कितना महान व्यक्ति हो सकता है अपने जीवन काल में, हम केवल रानी दुर्गावती का सामने रखें। आप अंदाज लगा लो, आज मैंने एक और रानी का नाम जोड़ा है, हमारी वीरांगना 1857 की अवंतीबाई। जोरदार तालियां बजाओ रानी अवंतीबाई जी के लिए भी, जिनने 1857 में रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ बराबरी से युद्ध में भाग लेकर के अपने प्राणों की आहुतियां दी है। और आज संयोग ऐसा है, तीसरी एक और महान नेत्री का आज जन्म दिवस है, सावित्रीबाई फुले। जोरदार तालियां बजाओ सावित्रीबाई फुले के लिए। ये क्रमशः त्रिवेणी, जिनके कारण से आज का दिन धन्य हुआ है। रानी दुर्गावती जितने युद्ध लड़े, एक भी युद्ध नहीं हारी, सारे के सारे युद्ध। और ये वो दुनिया के देशों को जवाब है जो कहते हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं का सम्मान बढ़ाना चाहिए। अरे हमारे यहाँ की बहनों ने, महिलाओं ने, नारियों ने सदैव दुनिया के अंदर अद्वितीय उदाहरण पेश किया है। वो उदाहरण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, वो उदाहरण रानी दुर्गावती हो, लगातार अवंतीबाई हो। आप बताओ, झांसी की रानी के पहले दुर्गावती, जिनने अकबर जैसे महान, पता नहीं कैसे महान कहा हुआ उनको, लेकिन वो ऐसी बड़ी सत्ता से लड़ने के लिए जिस प्रकार से उनने युद्ध लड़े, और तो और युक्ति बुद्धि से भी एक एक घटना उनकी कितनी अलग प्रकार की है। अकबर को लगा कि गोंडवाना पे कब्जा करना है, तो चालाकी से कूटनीति के माध्यम से एक सोने का पिंजरा भेजा और सोने के पिंजरे में तोता रख दिया, और यह संदेश था कि आप मेरी अधिसत्ता स्वीकार कर ले तो मैं आपके राज्य पे कोई आक्रमण नहीं करूंगा। लेकिन रानी दुर्गावती, उन्होंने अपना जीवन का प्रत्येक क्षण देशभक्ति के लिए जिया है। इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि अकबर, तुम कितने भी ताकतवर क्यों नहीं हो, लेकिन भारत की नारियों को डरा नहीं सकते, दबा नहीं सकते, उनकी देशभक्ति पे प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते। उन्होंने भी सोने का अपना थाल बनाया और सोने के थाल में एक हथियार भेजा
उनने कहा ये नारिया इस हथियार की प्रतीक है, ये मर जाएगी लेकिन तेरे आगे झुकेगी नहीं। ऐसा अप्रतिम और अपना कूटनीति के माध्यम से जवाब देने का काम किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती ने किया है। और हम सबको मालूम है उनका वो आखिरी युद्ध, जिस युद्ध में उस समय के काल के प्रवाह में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया। उसके पहले तोप नहीं थी, लेकिन उस समय हाथियों से, घोड़ों से, तमाम प्रकार के युद्ध के सेना के सेनानायक अलग अलग प्रकार से युद्ध लड़ते हैं। लेकिन अकबर की सेना ने पहली बार तोप का प्रयोग करके उस युद्ध में अलग से कूटनीति करते हुए छल किया था। और छल का परिणाम रहा कि रानी दुर्गावती के लिए वो युद्ध का एक तरह से बहुत चुनौती वाला दिन था। लेकिन उसके बावजूद भी उस युद्ध में बड़े पराक्रम से वो लड़ी है। और लड़ने के बाद अपने साथ के अंगरक्षक से कहा था कि ध्यान रखना, मैं आजाद रही हूं, आजाद ही शरीर छोड़ना चाहूंगी, मैं सदैव विजय मार्ग पे बढ़ी हूं। भारत के मान सम्मान के लिए अगर मेरे शरीर की कुर्बानी भी देना पड़े, हमारे लिए कोई अगर पराजय का क्षण आ जाए तो मुझे ये अपनी कटार घोंप के मेरा शरीर समाप्त कर देना। एक खराब समय आया, उस खराब समय में रानी दुर्गावती के आंख में तीर लग गया, पेट में तीर लग गया, युद्ध एक तरह से अलग प्रकार की स्थिति में पहुंचा। तो जो जिसको ड्यूटी दी थी, जिसको जवाबदारी दी थी, उसके हाथ पांव कांपने लगे। जिस मां समान शासिका के वो पूरे जीवन की रक्षा करते आया, वो कैसे उनके बारे में सोच सकता था? वो अलग प्रकार से सोचने लगा। रानी ने देखा कि मेरे जीवन के समय थोड़ा सा बहुत कम बचा है। वो ललकारते हुए सैनिक से बोली, तेरे को क्या जवाबदारी दी थी, चल तेरे को जो काम करना कर। लेकिन वो अगर डरा और वो कर नहीं पाया तो उससे कटार छीनी और अपने शरीर में घोंप करके परमात्मा के यहाँ चली गई। लेकिन भारत मां को लज्जित नहीं होने दिया। ऐसी परम प्रतापी शासिका रानी दुर्गावती, उनका जीवन प्रत्येक क्षण हम के लिए, हमारे लिए सम्मान का है। वो न केवल जबलपुर, पूरे देश के लिए मान सम्मान का है। अगर हम कैबिनेट रखते हैं उनके लिए, तो और कैबिनेट किसके लिए रखना चाहिए? ऐसे अप्रतिम योगदान के लिए आजादी के अमृत काल में अगर हम उनको स्मरण नहीं करेंगे तो किसको स्मरण करेंगे? ये ऐसे आदर्श लोगों को भूलने का काम पुरानी सरकार की पार्टियों ने किया था। ये हम इस बात को हटाने के लिए, अपने उस पुराने गौरवशाली मान सम्मान को लाने के लिए, और कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहते हैं कि काल के प्रवाह में ऐसी गलतियां आपसे हुई थी, आप क्षमा मांगो झांसी की रानी से, आप क्षमा मांगो रानी दुर्गावती से, आप क्षमा मांगो रानी अवंतीबाई से, क्योंकि आपने उनको पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाया। हम अपनी नई शिक्षा नीति में इनको पाठ्यक्रम का हिस्सा बना करके उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति में इन ऐसे गौरवशाली पृष्ठों को शामिल नहीं करेंगे तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? फिर एक बार हम जोरदार ताली बजाएं मोदी जी के लिए। पिछले समय में 100 करोड़ से ज्यादा लागत के रानी दुर्गावती स्मारक का उनने भूमि पूजन किया था। वो पूरा प्रोजेक्ट तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, नई शिक्षा नीति में उस बात को भी हम रेखांकित करेंगे जिसमें रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई और ऐसे सभी गौरवशाली जो महापुरुष हैं या रानियां हैं, उन सबको हम स्थान देने वाले हैं। आज के इस अवसर पर मैं आपके सामने, चूंकि ये हमारे लिए जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, अभी अभी हमने माननीय मोदी जी की बात कही है, और मोदी जी के लिए बहुत अच्छा नारा हमारी सरकार ने बनने के पहले चला था कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। इसलिए विकास के सभी कामों को मोदी जी लगातार आगे बढ़ाते रहे और आपका, हमारा सबका ये कारवां विकास के मामले में चलते रहे। तो आज के अवसर पर लोकार्पण के 400 करोड़ से ज्यादा 409 प्रकार के अलग अलग विकास कार्यों का आज हमने भूमि पूजन किया है। इसी जबलपुर के इस कार्यक्रम के माध्यम से जोरदार तालियां बजा करके नए विकास कार्यों के आप साक्षी बनिए। लगभग 14 लोकार्पण भूमि पूजन और भूमि पूजन 100 करोड़ की लागत से नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के लिए 100 सीट का नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करेंगे, जोरदार तालियां बजा करके एक दूसरे निर्माण कार्य के लिए। और 300 करोड़ की लागत से लगभग
अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का आज हमने लोकार्पण किया है। मैं आज के अवसर पर 40 वर्षों की प्रतीक्षा से बरगी डैम के डूब क्षेत्र के 10 गांवों के लगभग 1414 परिवारों को भू अधिकार योजना के अंतर्गत पट्टे देकर के आज के इस कार्यक्रम को सार्थक करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है, हर गरीब के साथ सरकार खड़ी रहेगी, उनकी संवेदनाओं के हम साथी बनेंगे, उनके सुख दुख के लिए हमेशा हिस्सेदार बनेंगे। तो आज का कार्यक्रम उनके लिए भी है। राजस्व ग्राम में नहीं होने के कारण से आ रही परेशानियों के लिए भी हमने ये बड़ा कदम उठाया है कि वन ग्राम के अंदर भी जो कष्ट है उन कष्टों को मिटाना हमारी सरकार की जवाबदारी है। आपको मालूम है, यहाँ इसी जबलपुर की धरती में 63 एकड़ भूमि पर IT पार्क का निर्माण हुआ है। माननीय अजय जी बता रहे थे कि थोड़ी छोटी मोटी जरूरतें हैं, लेकिन फिर भी 400 करोड़ का काम है। जोरदार तालियां बजाओ। हम बहुत जल्दी IT पार्क पे भी आगे बढ़ेंगे, उस काम को भी पूरा करेंगे। लगभग 65 करोड़ की लागत से गारमेंट एवं फैशन डिजाइन क्लस्टर का काम भी यहाँ पूर्व में चालू करने का निर्णय हुआ है, उसको भी हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप तालियां बजा करके इस नए क्लस्टर के मामले में भी हमारे इस कार्यक्रम के साक्षी बनिए। 800 करोड़ की लागत से, वाकई राकेश जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। 800 करोड़ की लागत से प्रदेश के सबसे बड़े लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण भी यहां होने वाला है। 1100 करोड़, जोरदार तालियां बजाओ। और 300 करोड़ बच गए, जोरदार। 1100 करोड़ किसको कहते हैं? नमामि नर्मदे परियोजना के अंतर्गत 17 घाटों का, और अभी आपने कहा गौरी घाट, और कौन सा बताया है? तिलवारा घाट। जो घाट पे आप घाट बनाने की बात करोगे, अयोध्या और हरिद्वार की तर्ज पर वो सारे घाट बनाए जाएंगे। बोलो नर्मदे महारानी की। अरे नर्मदा जी के किनारे घाट नहीं बनेंगे तो कहां बनेंगे? नर्मदा जी की आरती करें। नर्मदा जी तो जीते जी, हमको मालूम है, मोक्षदायिनी है। एकमात्र हमारी पवित्र नर्मदा जी जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है और हमारे मध्य प्रदेश के लिए तो जीवनदायिनी है। ऐसी पवित्र मां के लिए अगर घाट नहीं बनाएंगे तो कहां बनाएंगे? निश्चित रूप से उनके लिए घाट बनाए जाएंगे। और अभिलाष जी, तुमने कौन से ब्रिज की बात कही है? अभिलाष पांडे जी ने कोई ब्रिज बताया है, वो ब्रिज भी बनाया जाएगा शहर के यातायात की व्यवस्थाओं को अच्छा रखने के लिए। ITI से दीनदयाल की तरफ जाने वाले वो नए ब्रिज के निर्माण की भी यहीं से घोषणा करता हूं, उसकी मंजूरी देता हूं। महाकौशल में वैसे तो बड़े बड़े काम हुए हैं। छिंदवाड़ा, सिवनी, शहडोल में मेडिकल कॉलेज, जबलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नरसिंहपुर में 4434 करोड़ के शक्कर पेच लिंक सिंचाई परियोजना, बालाघाट, चिन्नौर, चावल को GI टैग मिला है। बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, आप मत चिंता करिए, पूरे संभाग के अंदर आज मैंने आते ही सबसे पहले आपके यहाँ इस क्षेत्र में भविष्य में उद्योगों की श्रृंखला चालू हो। और उद्योग भी ऐसे नहीं हो कि केवल बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी मशीन से धन कमा के ले जाए। हमने कहा हर जिले में ऐसे उद्योग लगाए जाए जिससे लोगों को रोजगार मिले, काम धंधा मिले, उनके जीवन में खुशहाली आए। इसलिए इस पे हमने बड़े पैमाने पे काम किया है। एक एक जिले के अंदर हमारा अपना महाकौशल एक अलग प्रकार से उद्योग आधारित दिखाई दे। वैसे तो यहाँ बहुत सारी कृषि आधारित बहुत सारी संभावना है, फूड इंडस्ट्री को लेकर भी, और दूध के लिए भी यहाँ बहुत बड़ी संभावना है। लेकिन वनोपज और पशुपालन का व्यवसाय भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इन सब क्षेत्रों में जितने प्रकार से लोगों को लाभ मिल सकता है, ये सारे के सारे काम करने की आज हमने डिटेल प्लानिंग बनवाई है और अभी अभी कैबिनेट करने वाले हैं। कैबिनेट में भी बहुत सारे निर्णय आएंगे, लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। ये लगातार विकास का सिलसिला चलता रहेगा। इस दिशा में कोई कोर कसर नहीं बाकी रहेगी। सबको लेके आगे चलने का मध्य प्रदेश सरकार का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प है। मैं आप सबके माध्यम से भी संकल्प करना चाहता हूं। यद्यपि हो सकता है लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा देर नहीं है, लेकिन ये पूरा अंचल विकास के मामले में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और मैं भी आपको वादा करता हूं,
आपने जो अपार स्नेह और अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया था, इसी आशा और विस्मय के साथ भारतीय जनता पार्टी विकास के नए नए सोपान गढ़ती जाएगी, नई नई ऊंचाइयों तक बढ़ती जाएगी। आज ये कारवां आगे बढ़ा है, कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव होंगे। मुझे पूरा भरोसा लोकसभा चुनाव में भी इसी प्रकार से प्रचंड बहुमत की सरकार पुनः मोदी जी की बनेगी। जोरदार ताली बजाए 2024 के लिए, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया के बाकी देशों के बड़े बड़े समाचार पत्रों ने सर्वे कराए, वो कह रहे हैं कि अब 400 पार, अब की बार 400 पार, मोदी जी के नेतृत्व में जीत अपार। ये जो विश्वास मोदी जी का बढ़ रहा है, और हम तो सौभाग्यशाली हैं, आपके अपने जबलपुर से चित्रकूट दूर नहीं है। अयोध्या में क्या हुआ है और क्या होने वाला है, बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे आप तो सौभाग्यशाली हो। ये हमारा सतना, चित्रकूट, रीवा का क्षेत्र आज पुनः लगभग 17 लाख साल पहले के भगवान राम का वो काल हमारी आंखों के सामने दृश्यमान होने जाएगा। भगवान राम अपने गर्भगृह में 22 जनवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में हमारे लिए वो अद्वितीय क्षण रहेगा, जब अपने भगवान का प्राण प्रतिष्ठा का गर्भगृह में प्रवेश का अद्भुत क्षण बनेगा। इस अवसर को मध्य प्रदेश सरकार भी भूलने वाली नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है ये वनवास का सबसे लंबा समय हमारे अपने चित्रकूट की धरती पे भगवान ने काटा था। इसलिए आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी पिछली कैबिनेट में निर्णय किया, हमने बात कही है कि हमारे अपने प्रत्येक भगवान राम के चरण जा पड़े, उस चरण में पड़ने वाले स्थान को तीर्थ बनाएंगे। प्रत्येक स्थान पर वो अपने लिए अद्वितीय एक अवसर मिले, जिसमें भगवान राम की जीवन की अलग अलग घटनाओं से हम अपने जीवन में सीख हासिल करें। हम सब आज के उस अवसर पर संकल्प कर रहे हैं कि 22 जनवरी को तो हम जो जहां रहेगा, जिसको बुलावा आया वो अयोध्या जाएगा, जो यहाँ रहेगा वो हर स्थान पर अपने अपनी जगह भगवान राम को स्मरण करते हुए दिवाली मनाएगा। लगभग 20 दिन का समय है। सरकार भी राम भक्तों के मार्ग पे जिनको अयोध्या जाना है, हमको मालूम है काल के प्रवाह में अतीत में बहुत हमारे घाव हैं। जब राम भक्तों पे बॉर्डर पर यूपी की सरकार ने गोलियां चलाई थी, डंडे बरसाए थे, अत्याचार किए थे, वो सरकार कोई और थी। अब हमारी सरकार है, जो राम दर्शन के लिए जाएगा पुष्पों की वर्षा करके राम भक्तों का अभिनंदन करने का काम हमारी सरकार करेगी। हम और आप मिलकर के वो ऐतिहासिक क्षण में साक्षी बनेंगे। मैं आज आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि सरकार के माध्यम से हमारे जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, वो सारे मंदिरों पे विद्युत सज्जा की जाएगी, अलग प्रकार की पुष्पों की वो सजावट की जाएगी। हमारा एक दिवाली हुई, दूसरी दिवाली हुई। एक दिवाली तो हमारी अपनी कार्तिक मास की रही है, दूसरी दिवाली जनता पे माननीय मोदी जी के आह्वान के कारण से 3 दिसंबर को मनी थी, और अब तीसरी दिवाली मनेगी 22 जनवरी को। प्रभु राम का वो अद्वितीय घटनाक्रम अपने आंखों के सामने गुजरेगा। हम सब साक्षी बने। मेरी बात से सहमत हो तो अपन सब खड़े हो जाए, दोनों मुट्ठी बांधे हाथ की, और संकल्प रहे ये जो अपना प्रभु राम का जो विश्वास हम पे है, राम राज्य की जो कामना हमने की है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो काम करते करते लोगों का, गरीबों का, युवाओं का, महिलाओं का, सभी लोगों का दिल जीता है, ये विकास का कारवां लगातार बढ़ते जाएगा। तो बोले मेरे साथ भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले रानी दुर्गावती की, रानी अवंती बाई की, नर्मदे हर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ओजस्वी वचनों के लिए। विकास किया था, विकास किया है।